हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास से हम क्लास 7th की भूगोल को भी पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमें आज की क्लास में पहला अध्याय पढ़ेंगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इस पाठ का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और आज की हमारी जो क्लास होगी वो पार्ट 1 क्लास होगी, यानी कि आज से हम पहली क्लास इसकी शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। क्या है इस पाठ में, बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस पाठ में हमें पर्यावरण के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। उसमें ही हमें जीवीय अजीवीय घटक क्या होते हैं इसके बारे में हमें जानना है। साथ ही इसमें हमें पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक पर्यावरण जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल ये पर्यावरण के घटक हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। आगे और क्या है इसमें, आगे हमें देखना है इस अध्याय में आगे इसमें हमने जैव मंडल, परितंत्र, मानवीय पर्यावरण यानी ह्यूमन आगे इसमें हमने जैव मंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में जानना है। परितंत्र इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। वहीं इसमें हम एक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जिसे वास्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। और उसके बाद अंत में हम इस पाठ में जो भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु जगह जगह दे रखे हैं उन पर डिस्कस करेंगे। और फिर जो क्लास 7th की एनसीईआरटी की जो बुक है भूगोल वाली, उसमें जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हमारा ये एक 10 क्वेश्चन का सेशन रहेगा, जो हर परीक्षा एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी बेसिस पर ये हमारा रहेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। इसके माध्यम से हम ये भी जज कर पाएंगे कि आपने इस पाठ में कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, तो इस अध्याय में हम जानेंगे आज के में पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में, जीवीय घटक यानी बायोटिक और अबायोटिक के बारे में, और साथ ही साथ पर्यावरण के घटकों के बारे में हम जानेंगे। तो हमें बेसिकली 4 पॉइंटों पर डिस्कस आज की ही क्लास में करना है। तो देखते हैं पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। पर्यावरण यानी हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो सब का सब क्या है, पर्यावरण है। जैसे हमारे आसपास क्या हो सकता है, मेज, कुर्सी, घर, कपड़े, यहाँ तक कि हमारा जो खेलने का मैदान है जिस पर हम खेलते हैं वो, सड़क, कूड़ा करकट, हमारे मित्र, फ्रेंड, दोस्त हैं, वो भी क्या हैं, एक तरह से पर्यावरण का ही अंग हैं। या दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वास्तु या प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। क्या एक कोई सजीव प्राणी है, उसके चारों ओर जितनी भी अवस्थाएं मौजूद हैं वो सब कहीं ना कहीं से पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक मिश्रण है। पर्यावरण में क्या होता है, 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक नेचुरल होती हैं और एक कुछ मानव के द्वारा होती हैं। जैसे कुछ का निर्माण प्रकृति ने किया है, पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब, मकान, दुकान, ये सब क्या हैं, ये मानव ने बनाए हैं, इसलिए ये मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं मेज, कुर्सी, ये हमारे फ्रेंड्स हो गए, ये हमारा वातावरण हो गया, प्रकृति हो गई, घर मकान हो गए, ये सड़क हो गई, ये सब क्या हैं, ये हमारे पर्यावरण के अंग हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब पर्यावरण के अंगों में हमें एक पॉइंट पढ़ना है, जीवीय यानी बायोटिक क्या होता है। तो बायोटिक होता है पारिस्थितिकी तंत्र में सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं।
यानी इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु हो सकते हैं, या ये कहें कि जीवीय घटक सजीव प्राणियों का संसार होता है। जितने भी प्राणी सजीव हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वो सभी जीवीय घटक के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, कवक, जीवाणु आदि को शामिल किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जीव जंतु जानवर दे रखे हैं, ये सभी के सभी जीवीय घटक में आते हैं। यहाँ दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, और यहाँ पर मैंने लार्जली में भी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि जीवीय घटक क्या होते हैं। यानी कि सजीवों की दुनिया को जो श्वसन करते हैं, सजीव प्राणियों का जो संसार होता है, उसे हम जीवीय घटक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे जीवीय क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अजीवीय घटक। यानी अजीवीय क्या होता है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक होते हैं। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जितने भी निर्जीव वस्तुएं पाई जाती हैं, निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं, वो सभी अजैविक घटक हैं। दूसरी तरह से हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अजीवीय घटक निर्जीव प्राणियों का संसार है। जिस तरह से हमने देखा कि जीवीय घटक में सभी सजीव प्राणी आते हैं, उसी तरह से अजीवीय घटक में सभी निर्जीव प्राणी आते हैं। यानी ऐसे प्राणी, ऐसे पदार्थ जो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते, उनमें जीवन व्याप्त नहीं है, यानी कि वो निर्जीव हैं। तो इसमें निर्जीव प्राणियों को रखा गया है। यानी कि निर्जीव प्राणियों का जो संसार है वो अजैवीय घटक के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश हो गया, वर्षण हो गया, तापमान हो गया, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ऊंचाई, उच्चावच आदि को शामिल किया जाता है। इनमें पहाड़, पर्वत, पठार, नदियाँ, तालाब, झील, झरने, ये सब के सब आते हैं। ये एक निर्जीव प्राणियों, निर्जीव पदार्थों का संसार है। तो अजीवीय घटक क्या होता है? निर्जीव प्राणियों का संसार अजीवीय घटक कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अजीवीय घटक क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्वत हैं, ये अजीवी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये नदियाँ हैं, ये अजीवी हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। आगे हमें पढ़ना है पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के घटक मुख्यतः 3 मान सकते हैं। पर्यावरण के घटक, एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। अगर तीसरा माने तो मानव अपने आप में खुद में बहुत बड़ा पर्यावरण का एक अंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण की, यानी कि नेचुरल पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। क्या? पर्यावरण में जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसमें पृथ्वी पर जितनी भी जीवीय और अजीवीय, हमने अभी पढ़ा ना पीछे, जीवीय अजीवीय यानी जो प्राणी श्वसन क्रिया करते हैं वो भी, और जो श्वसन क्रिया नहीं करते, यानी सजीव प्राणियों का संसार और निर्जीव प्राणियों का संसार, दोनों की परिस्थितियों को हम प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? ये प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। इसमें पेड़ पौधे, भूमि, जल सब आता है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ सब आते हैं। ये सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक होता है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। यहाँ पर हम इन 4 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम देखते हैं स्थलमंडल क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है। किसे कहते हैं लिथोस्फीयर? तो पृथ्वी की ठोस ऊपरी भूपटली परत को स्थलमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी ठोस सख्त परत है उसे हम भूपटली कहते हैं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ऊपर वाली परत, यहाँ पर आप देखिए जो ये वाली परत है, इसे हम स्थलमंडल कहते हैं।
यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। इसमें क्या होता है, चट्टानें होती हैं और खनिजें होती हैं तथा मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इसके ऊपर मिट्टी की थोड़ी थोड़ी सी परत होती है जिसमें हम खेती करते हैं। जो उर्वरक होती है या नहीं भी होती, लेकिन वो उसके ऊपर मिट्टी की थोड़ी सी परत होती है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। जो भूपर्पटीय है, समतल तो है ही नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं घाटी है। यानी कि जो भूपर्पटी है यानी स्थल मंडल जो है वो असमतल है, यानी समतल नहीं है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशु चराने के लिए हमें घास के मैदान प्रदान करता है। तो स्थल मंडल पर हम क्या करते हैं, अपने घर, दुकान, मकान, सड़क, स्कूल्स, रोड सब स्थल मंडल के ऊपर ही करते हैं। हम अपने पशुओं को चराने के लिए जो मैदान होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, वो स्थल मंडल के ऊपर ही होते हैं। देखिए यहाँ पर ये पशु हैं, कहाँ पर चरते हैं, स्थल मंडल के ऊपर। घर, मकान, दुकान, सड़क कहाँ पर बनाते हैं हम, स्थल मंडल के ऊपर ही बनाते हैं। तो स्थल मंडल जो है खनिज संपदा का एक भंडार है। जितने भी खनिज संसाधन हमें जो प्राप्त होते हैं वो सभी के सभी कहाँ से मिलते हैं, हमें स्थल मंडल से ही मिलते हैं। सारे के सारे खनिज हम स्थल मंडल से ही निकालते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर ठोस परपटी या ऊपरी परत होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे और क्या है इसमें। अब देखते हैं हम जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। पृथ्वी के ऊपर स्थल मंडल को छोड़कर बाकी सब जल मंडल है। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ठोस कठोर भूप्रपटी है उसको छोड़ दें तो बाकी सब का सब क्या है, जल मंडल है। या ये कहें कि जो पृथ्वी पर जल वाला भाग है उसको हम जल मंडल कहते हैं। इसमें जल के सभी स्रोत जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर तथा विभिन्न जलाशयों को शामिल किया गया है। यानी जल मंडल में पृथ्वी के जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ भी जल पाया जाता है वो सभी जल मंडल में शामिल किया जाता है और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल सभी लोगों के, सभी प्राणियों के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जल मंडल और यहाँ भी देख सकते हैं जल मंडल, चारों तरफ जल ही जल है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो आपको वलय जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या हैं, एक गैसेस की परत हैं। इन्हीं परतों को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। लेकिन इसके बाद वायुमंडल नहीं होता, यानी पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है और उसके बाद वायुमंडल नहीं है। ये वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर क्यों है, पृथ्वी से ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस वायुमंडल को थामे रहता है। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या करता है, ये इसको पृथ्वी अपनी ओर खींचे रहती है। यह वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक और झुलसाने वाली जो किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल ये हमारी पृथ्वी के चारों ऊपर फैला है, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं बहुत तेज, पराबैंगनी किरणें जिन्हें बोलते हैं, वो डायरेक्ट ना आकर हमारे पर्यावरण से होकर आती हैं, जिससे हमारी ये काफ़ी रक्षा करता है। तो पर्यावरण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। आगे देखते हैं, इसमें कई प्रकार की गैसेस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो हमारी जो वायुमंडल है उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, जो लेयर्स बनी हुई हैं वायु की, वो क्या है, उसमें गैसेस पाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है और 1% अदर गैसेस पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। तो धूलकण भी उसमें शामिल होते हैं और जो जल के बाष्प होते हैं, जल बाष्प जिसे हम बोलते हैं,
वो भी हमारे इसी वायुमंडल में पाई जाती है। आगे, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। अगर हमारे वायुमंडल में चेंजेस आ जाए तो मौसम और जलवायु में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायु में परिवर्तन हुआ तो हमारा ये मौसम बदल गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और इसमें आगे देखते हैं हम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर में पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैव मंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जल, थल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी एक ऐसा सकरा स्थान जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों मिलकर एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ जीवन संभव हो पाए, लोग जीवन कर पाएँ, जी पाएँ जीवन। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को देखें, यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, इन दोनों के साथ ही अगर जीवन को संभव बनाया जाए तो हो सकता है, नहीं हो सकता। जब तक उसमें वायु नहीं में आएगी तो कैसे जी पाएंगे। अगर हम इसको देखें, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को मिला दें तो क्या जीवन संभव होगा? जीवन हवा में तो होगा नहीं, उसके लिए ज़मीन पर भी आना पड़ेगा। तो लिथोस्फीयर भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को मिला दें यानी कि एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर हो और पानी ना हो तो क्या जीवन संभव है? नहीं, जीवन संभव नहीं है। तो जैव मंडल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर जीवन की परिस्थितियों को संभव बनाते हैं। उसे हम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जैव मंडल क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। और आज की क्लास का आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपके लिए कमेंट के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, जीवीय और अजीवीय घटक क्या होते हैं? व्हाट आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स? तो आपका इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। अगर इसी तरह की क्लासेस आपको चाहिए तो हमारे चैनल एप्पल क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।